प्रिय छात्रों, हम लोग कल की क्लास में सूर्याताप इंसोलेशन पढ़ा था। आज हम लोग एक नया विषय शुरू करने जा रहे हैं और वो है वायु दाब एयर प्रेशर। जिस तरीके से कल हम लोगों ने देखा था कि सूर्याताप हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, हमारी पृथ्वी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, उसी तरीके से वायु दाब एयर प्रेशर भी हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। संक्षेप में बात ये कहना चाहते हैं कि एयर प्रेशर का क्या आपके जीवन में महत्व है, इसको अगर समझना चाहते हैं तो इस रूप से समझिए कि आप पर्वत पर चढ़ना शुरू कीजिए। जब ऊंचाइयों पर जाइएगा तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपके नाक से खून निकलने लगता है। कभी आपने इस ओर ध्यान दिया है कि क्यों आपके पर्वतों पर चढ़ने पर आपके नाक से खून निकल आता है? या ऐसा भी होता है कि बहुत सा व्यक्ति हवाई जहाज पे सफर करता है और कुछ व्यक्तियों को हवाई जहाज पे ही नाक से खून निकलने लगता है। सभी करने इन घटनाओं के पीछे जो कारण उत्तरदायी है छात्रों, वो है वायु दाब। हमारे शरीर के अंदर जो रक्त वाहिकाओं में रक्त दौड़ रहा है, वो हमारे शरीर के ऊपर अंदर से एक दबाव डाल रहा है, ठीक है। लेकिन हमारे शरीर के अंदर से जो रक्त हम पर दबाव डाल रहा है, वो हमें अनुभव क्यों नहीं होता है? हम सामान क्यों अपने आप को महसूस करते हैं? तो सामान इसलिए नहीं महसूस करते हैं सोनू भाई कि वायुमंडल भी हम पर उतना ही दबाव डाल रहा है। इसलिए शरीर के अंदर का दबाव वायुमंडलीय दबाव के कारण न्यूट्रल हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। इसलिए हमारे शरीर के अंदर का दबाव हमें महसूस नहीं होता है। लेकिन जब हम पर्वतों पर चढ़ते हैं या जब हम वायुयान से यात्रा करते हैं, तो वहाँ अगर ऊंचाई पर चढ़ने पर वायु दाब में कमी आई या वायुयान के बहुत ऊंचाई पे उड़ने से वायु दाब में कमी आई, तो वैसे परिस्थिति में हमारे शरीर के अंदर से नाक से रक्त बाहर निकल आता है। क्योंकि वो वायु दाब जितना मिलीबार से प्रेशर बना रहा है, उतना मिलीबार से वायु दाब जो है वो प्रेशर नहीं बना रहा है शरीर पर, जिसके कारण से रक्त नाक से बाहर निकल आता है। बात समझ में आए? एक दूसरा एग्जाम्पल आपको देंगे, तब इसको पढ़ाएंगे। आप बहुत तेज दौड़ने लगते हैं तो क्या होता है? आपके चेहरे लाल हो जाते होते हैं ना, देखते हैं। क्यों लाल होता है? कि उस समय शरीर के अंदर का जो दाब है वो बाहरी वायु दाब से अधिक हो जाता है, जिसका प्रस्फुटन हमारे चेहरे पे या जहाँ पर सॉफ्ट टिश्यू है वहां पर देखने को मिलता है। तो ये कुछ उदाहरण के माध्यम से हम ये साबित करना चाहते हैं आपको कि आपके जीवन के लिए भी वायु दाब काफी महत्वपूर्ण है। अगर ये वायु दाब ना हो तो फिर आपका जीवन संकट में हो जाए, हमेशा खून बहता रहे, मर जाइए नहीं। अब आते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एयर प्रेशर, आखिर कहते किसको? तो इस क्रम में हम देखते हैं कि इसका कारण है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। अगर अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो फिर इस धरती पर वायु दाब पाया ही नहीं जाएगा। ये जुड़ा हुआ है पहले की क्लास से। पहले की क्लास में हमने बताया आपको कि गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारे पृथ्वी में एक स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसको बोलते हैं पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग वो वेग है जो इस गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम करके आपको पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर कर देता है। तो वो पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से अगर आप बाहर होना चाहते हैं तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी पिंड इतनी गति से उछाल मारेगा कि वो गति 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से अधिक होना चाहिए।
इसीलिए जितने भी सैटेलाइट छोड़े जाते हैं उन सैटेलाइट का वेग जो है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। और जितनी भी गैसेस हैं या वायु हैं उनका प्लान वेग इससे कम होता है। इस कारण से जो है वो वायु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर नहीं है। और जब नहीं जाता है तो इसी वायु की उपस्थिति के कारण एक नया परिघटना जन्म लेता है जिसको हम लोग वायु दाब या एयर प्रेशर बोलते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण क्यों अकाउंटेबल है और इससे वायु दाब कैसे पैदा हो रहा है अब सेकंड फेज में। तो एक्चुअली में वायु दाब है क्या? वायुमंडल हम आपको पढ़ा चुके हैं। हमने बताया कि वायुमंडल की अधिकतम सीमा क्या है। तो नीचे से लेकर के लगभग 1000 किलोमीटर तक मान लीजिए, और उसके बाद बहिर्मंडल चला आता है। तो बहिर्मंडल में कोई वायुमंडल नहीं, और ये क्या होता है तो इस ढंग से डेंस रहता है 1000 किलोमीटर। तो जो 1000 किलोमीटर वायु है यहां से समझ, तो उसकी जो उच्चतम सीमा है, तो उस वायु के नीचे भी वायु है उच्चतम सीमा के नीचे, तो वो वायु द्वारा पृथ्वी पर जो भार लगाया जाता है, मान लीजिए इसको ऐसे आप मान लीजिए 1 से लेकर के 1000 किलोमीटर तक, ठीक है, ये सब वायु क्या है? तो हर एक दूसरे पर भार लगा रहा है ऊपर से नीचे तक, है ना? तो ये भार जो लग रहा है, तो ये भार क्या लग रहा है? एक इकाई पर लग रहा है, एक यूनिट पर लग रहा है। एक यूनिट आप मान लीजिए क्या कि 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर नीचे जो ये वाला भाग है 1 सेंटीमीटर ये वाला, तो इस पर जो ऊपर से नीचे तक वायु जो भार लगा रही है, इसी भार को जो है वो हम लोग वायु दाब बोलते हैं, एयर प्रेशर बोलते हैं। यानी प्रति 1 सेंटीमीटर इकाई पर उसके ऊपर की वायु राशि से लगा भार को वायु भार या एयर मास या एयर प्रेशर के नाम से जानते हैं। कितनी बात समझ में आई? अब देखिए साहब कि ये 1 वर्ग सेंटीमीटर पर 1 ग्राम भार के बराबर होता है। क्या? जो वायु दाब को नापते हैं वो मिली बार में नापते हैं। तो 1 मिली बार क्या होता है दिवाकर जी? तो 1 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर का मतलब कि चौड़ाई लंबाई बरोबर, ये हो गया आपका 1 वर्ग सेंटीमीटर। तो 1 वर्ग सेंटीमीटर पर 1 ग्राम भार के बराबर जो बल लगता है उसी को हम लोग आनंद जी क्या बोलते हैं? 1 मिली। और वायु दाब को 1 मिली बार में ही। सबसे अधिक वायु दाब या आदर्श वायु दाब जो रिकॉर्ड किया जाता है वो समुद्र तल पर रिकॉर्ड किया जाता है, और ये कितना है तो 76 सेंटीमीटर या उसको 760 मिली बार के नाम से जानते हैं। अब आप देखिएगा एक चीज कि मानचित्र पर बहुत सारी रेखाएं खींची जाती हैं। ऐसी रेखाएं जो है वास्तविक रूप से हमारे अर्थ पर नहीं खींची गई। तो मानचित्र जो बनाते हैं उस पर ये सारी रेखाएं काल्पनिक रेखाएं। उसमें से एक रेखा ऐसा है कि जो समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाती है। तो समान वायु दाब वाले स्थानों को जो मिलाने वाली रेखा होती है उस रेखा को समदाब रेखा या समभार रेखा कहते हैं। उसी का इंग्लिश नाम है आइसोबार। अब देखिए अगला पड़ाव जो हम लोग को समझना है वो ये कि जिस ढंग से कल के क्लास में हमने देखा था कि सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं, उसी तरीके से वायु दाब को भी प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक। बहुत सारे कारक का अर्थ क्या हुआ कि हर जगह पर वायु दाब की स्थिति एक समान नहीं होगी। जैसे अभी अभी हमने आपको बताया कि पर्वत के तलहटी में वायु दाब आपको अधिक मिलेगा या पृथ्वी के दाब के बराबर मिलेगा, और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ते जाएगी क्या क्या होगा? वायु दाब में कमी आती चली जाएगी। तो ये तो लॉन्गिट्यूडनल स्थिति हमने आपको बताया।
हॉरिजॉन्टल क्षैतिज आधार पे भी ऐसा नहीं कि सब जगह वायु दाब बराबर है। क्षैतिज स्तर पर भी वायु दाब में विभिन्नता है। हर जगह वायु दाब अलग अलग है। इस कारण से प्रभावित करने वाले कारकों का यदि अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे कि आखिर क्या कारण है कि सभी जगह वायु दाब बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। तो उसमें कुल 5 मुद्दे हैं जो आपको समझने में सहायता करेंगे कि आखिर पृथ्वी पर सब जगह वायु दाब बराबर क्यों नहीं है और इसका मैकेनिज्म क्या है, कहां पर वायु दाब अधिक है, कहां पर वायु दाब कम है। तो उसमें पहला है टेम्परेचर का योगदान। किस चीज का योगदान? हमारे यहाँ तापमान का मुख्य स्रोत क्या है? कल पढ़ाया सूर्य, सूर्यता, सूर्य का प्रकाश। तो जिस स्थान पर सूर्यताप अधिक होगा वहां पर वायु विरल हो जाएगी। वायु की विरलता का मतलब क्या हुआ कि वायु की पार्टिकल्स काफी दूर दूर तक हो जाएंगे, है ना? नहीं समझा? जैसे इसको ऐसे मानिए कि इसको हम समझा रहे हैं ना, ये एक गोला आपको बनाते हैं, आइए दूसरा गोला बनाते हैं, समझने के लिए। अब देखिए कि यहां पर तापमान अधिक है, तापमान और यहां पर तापमान कम है। ठीक है, देख रही है प्रियंका जी। तो जहां पर तापमान अधिक होगा वहां पर जैसे कि वायु भी क्या है, विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है, पहले बता चुके हैं। तो गैस क्या है? गैस जो भी है तो उसका भी निर्माण तो जो पदार्थों का निर्माण की प्रक्रिया है उसी के अनुरूप न हुआ है। तो पदार्थों के निर्माण की प्रक्रिया क्या है कि पदार्थों का सबसे सूक्ष्म कण जो है वो परमाणु है, एटम है। सॉरी, ठीक तो बोल रहा है, परमाणु है। और उसके बाद बहुत सारे परमाणु आपस में मिल जाते हैं तो वो जो है अणु बन जाते हैं, मॉलिक्यूल बन जाते हैं। और बहुत सारे मॉलिक्यूल जब मिल जाते हैं तो वो पदार्थ बन जाते हैं। और परमाणु भी विभाजित है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो हर पदार्थ का ये एक विन्यास है, एक संरचना है, स्ट्रक्चर है। तो उसके एक एक कण जो है वो इस रूप में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में उसके मॉलिक्यूल बने हुए हैं, ठीक है ना? तो जब उस पर तापमान पड़ता है उस वायु पर तो उसके मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? विरल हो गया। और जब तापमान कम होएगा तो क्या होगा कि उस के मॉलिक्यूल जो है वो काफी निकट आ जाएंगे। यानी क्या हो जाएगा कि वायु राशि जो है वो सघन हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएगा? विरल हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? सघन हो जाएगा। अब पूरी बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन नहीं? तो तापमान में अगर वृद्धि होती है तो वायु विरल होती है, और तापमान में अगर कमी आती है तो वायु सघन होती है। क्लियर? अब जिस जगह की वायु विरल होगी उसका वायु दाब कम होगा, जिस जगह का वायु सघन होगी उसका वायु दाब अधिक होगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, वहां पर सूर्यताप हमेशा प्राप्त होता रहता है। इसलिए वहां पर वायु दाब क्या होगा? विरल होगा। हाँ, विरल का मतलब ये बना तो दिया ना, हाँ, फैला हुआ रहेगा उसके कारण। और ध्रुव पर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वहां की सूर्य प्रकाश कम मिलता है तो वहां की वायु सघन हो जाएगी और वायु दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो अनुक्रमिक संबंध है ये। अगर तापमान में कमी होगी तो वायु दाब कम हो जाएगा, अगर तापमान में वृद्धि हो जाएगी तो वायु दाब जो है
वो बढ़ जाएगा। क्लियर? तो ये टेम्परेचर्स की बात हो। सब क्लास पूरा समझ रहे ना बात को? ये सब टेक्निकली वाली बात है। ये क्या वाली बात है? साइंस। साइंस। अब देखिए, इसके साथ साथ एक चीज और जुड़ा हुआ जो हमने आपको बताया है, जो हमने आपको, और यहीं पर आप मिस करेंगे। तो इसलिए इस लेक्चर्स को बहुत अच्छे से समझिए कि जहां पर तापमान अधिक रहेगा वहां पर एक विशेषता और जन्म ले लेती है कि वहां पर वायु आर्द्र हो जाएगी, ज्यादा ह्यूमिड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जल का वाष्पीकरण होगा, तो वाष्प जाके कहां समा जाएगा? हवा में। तो जहां पर तापमान अधिक रहेगा, आनंद जी गौर से समझिए, जहां पर तापमान अधिक रहेगा वहां पर आर्द्रता अधिक हो जाएगी, मुन्ना भाई। और जहां पर तापमान कम रहेगा वहां पर आर्द्रता कम हो जाएगी। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि आर्द्रता यदि बढ़ेगी, आर्द्रता यदि बढ़ेगी तो इसका प्रभाव वायु दाब पर क्या पड़ेगा? और अगर आर्द्रता घटेगी तो इसका प्रभाव वायु दाब पर क्या पड़ेगा? आर्द्रता का अर्थ हुआ कि वायु में पानी का प्रतिशत, जस्ट हाँ बोलिए तो वायु दाब बढ़ जाएगा ना, यही ना बोलिएगा। यही हुआ गांठ। ऐसी को हम खोलना चाहते हैं, गांठ खोल लीजिए आप लोग। इस परिस्थिति में भी तो मैडम ये होएगा ना कि वायु अलग अलग रहेगा ज्यादा, तो जितनी ह्यूमिडिटी बढ़ेगी ना उतना वायु दाब कम हो जाएगा। नहीं समझ में आ रही बात? वायु के पार्टिकल्स और दूर हो जाएंगे ना एक दूसरे से, बीच में पानी आ जाएगा। तो यहां तो आप पढ़ चुके हैं ना, जहां विरल होएगा वहां वायु दाब कम होएगा। तो ये अच्छे से गलती हो जाएगी। नहीं, दूसरा चीज काम करता है कि आर्द्रता का मतलब कि ज्यादा सघन हो गया तो इसलिए प्रेशर बढ़ गया। तो हम समझ रहे हैं ना, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। आपकी समझ की गलती है। तो इसी को हम बोलते हैं कि एजुकेशन नॉट, शैक्षणिक गांठ है, जिसको अगर नहीं खोला गया तो फिर पूरा चैप्टर पढ़ना बेकार। तो दोनों चीज मैंने क्लियर की। अब आइए आगे, समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई, तो समुद्र तल पर वायु दाब अधिक रहेगा, और जैसे जैसे समुद्र तल से ऊपर हम लोग होते जाएंगे वैसे वैसे ऊंचाई क्या, वायु भार क्या हो जाएगा? कम होता चला जाएगा। कैसे? कि 300 मीटर के ऊंचाई पर समुद्र में 34 मिलीबार वायु दाब में कमी आती है। 300 मीटर अगर हम ऊंचा जाएंगे समुद्र के ऊपर से तो 34 मिलीबार वायु दाब क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये चीज धरती पर भी लागू होगा, लेकिन इसकी तुलना में कम लागू होगा। ठीक है ना? इसी ढंग से गुरुत्वाकर्षण, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये भी बड़ा टेक्निकल बात है। यहाँ पर भी आपसे सवाल करें, यहाँ पर भी आपसे सवाल करें। तो जिस जगह पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर जहां रहे अधिक रहेगी वहां पर वायु दाब अधिक रहेगा, और जिस जगह पर गुरुत्वाकर्षण बल कम रहेगा वहां पर वायु दाब कम रहेगा। तो ऐसी परिस्थिति में आप अब हमें यह बताइए, जो एजुकेशन नॉट है, शैक्षणिक गांठ आपके दिमाग में पड़ा हुआ है, कि ध्रुव पर वायु दाब अधिक रहेगा या भूमध्य रेखा पर वायु दाब अधिक रहेगा? है ना? एजुकेशन नॉट कहाँ रहेगा पुनीता जी? ध्रुव पर रहेगा वायु दाब अधिक या भूमध्य रेखा पर रहेगा वायु दाब अधिक? पोल पर रहेगा।
फंस गए ना। अब एक्सप्लेन कीजिए, सही दिए हैं, कैसे रहेगा, हम ये जानना चाहते हैं। नहीं मुन्ना भाई, ऐसा बात नहीं है, सेंटर कहला माना जाएगा। आंसर आप सही दिए, लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहे हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए। ठंडा ज्यादा, ये भी गलत है साहब मेरे, ये भी गलत साहब मेरे। एक चीज बताइए आप, पृथ्वी पूरा गोल है नहीं ना, नाशपाती के तरह चपटा है, तो नाशपाती के तरह चपटा है, तो उससे भूमध्यरेखीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में अंतर पड़ेगा ना। भूमध्यरेखीय व्यास 40,075 किलोमीटर है और ध्रुवीय व्यास सिर्फ 40,000 किलोमीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पृथ्वी का सेंटर है, जो क्रोड है, ब्रिटिश कौन है, क्रोड पहले पढ़ा चुके हैं, वहीं पर है सब, पढ़ा चुके हैं आपको कि सबसे ऊपर लेयर पे भूपृष्ठ क्रस्ट बोलते हैं, फिर मेंटल होता है, परवर कहते हैं, फिर उसके बाद क्रोड होता है, ये होता है। तो गुरुत्वाकर्षण क्रोड से होता है। तो भाई ये बताइए कि क्रोड से ज्यादा निकट हुआ भूमध्य रेखा की, ज्यादा निकट हुआ ध्रुव, ध्रुव हुआ। तो जो ज्यादा निकट होगा गुरुत्वाकर्षण बल उस पर न लगेगा। तो अब बताइए कि वायु दाब कहाँ अधिक होएगा गुरुत्वाकर्षण के आधार पर। तो ये फुल मैकेनिज्म ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स गांठ था ना ये, कितना प्यार से पढ़ाते हुए चल रहा है, महसूस कर रही है। अब आ जाइए, खान तो नहीं पढ़ाते होंगे इतना प्यार से, ठीक हाँ। जलवाष्प, ये इससे इंटरलिंक है, जो पहले पढ़ा चुके हैं आपको, और कोई नई व्याख्या नहीं है। जलवाष्प का मतलब क्या है कि वायु में अगर जल वाष्प अधिक रहेगा तो इससे वायु विरल हो जाएगी, और जब विरल हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वायु दाब कम हो जाएगी। तो ये पहले ही वाला हम बता दिए। पांचवा है पृथ्वी की दैनिक गति, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आप ये बताइए कि पृथ्वी दैनिक गति जो करती है वो किस दिशा से किस दिशा की ओर करती है, पढ़ा चुके हैं, पश्चिम से पूरब की ओर, बहुत बहस हुआ है। अब देखिए कोई गोल चीज घूमता है तो उसमें कौन सा बल लगता है, सेंट्रल पिटल फोर्स या सेंट्रल फ्यूगल फोर्स? सेंट्रल फ्यूगल फोर्स लगेगा, तो सेंट्रल फ्यूगल फोर्स लगेगा। तो ऐसी परिस्थिति में भूमध्य रेखा पर वायु क्या होगा, फेंकाएगा बाहर की ओर, तो जब फेंकाएगा तो विरल हो जाएगा। और ध्रुव पर क्या होगा, वायु संकुचित होगा तो सघन हो जाएगा। तो ध्रुव पर वायु की सघनता और भूमध्य रेखा पर वायु की विरलता, ये सिर्फ तापमान के कारण ही नहीं है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। तापमान से भी विरल हो रहा है, प्लस जो पृथ्वी घूम रही है तो उसके वजह से भी वायु एक दूसरे से कण अलग हो रहा है, तो उससे भी विरल हो रहा है। तो इस वजह से जो है भूमध्य रेखा पर वायु दाब कम और ध्रुव पर वायु दाब अधिक। क्लियर? तो ये वो फैक्टर्स थे, ये वो कारक थे जो मैंने आपको बताया। अब देखिए जो याद करने वाली बात है आपको कुछ टर्मिनोलॉजी, वो ये सब कि जो ये वायु दाब है, एयर प्रेशर बेल्ट है, वो हमारे ग्लोब को जो है वो 7 पेटियों में बांट देता है। कितने पेटियों में? 7 पेटियों में 3 पेटी समान है, और 1 पेटी अलग है। जैसे 1 2 और ये 1 2 और 3, तो ये ध्रुवीय पेटी जो हो गई या उप ध्रुवीय पेटी हो गई, या उपोष्ण पेटी हो गई, तो ये 3 पेटी हो गई। तो यही 3 पेटी नीचे में भी है, तो 3 3 6 हो गया, और एक चौथा पेटी हो भूमध्य सागर लिख दिया, सॉरी
भूमध्य रेखीय होगा यहाँ पर, भूमध्य रेखीय। तो इस ढंग से वास्तव में पेटियां हैं 7, लेकिन पेटियों के प्रकार हैं 4 के। 4 प्रकार के पेटियों का उदय होता है। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के पेटियों का उदय होता है, लेकिन ये 7 रूप में पाए जाते हैं। नहीं समझ आ रहा बंदा? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि पृथ्वी स्पष्ट रूप से 2 गोलार्धों यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध और साउथ हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध में बटा हुआ है। भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री है उसके ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ हेमिस्फीयर कहलाएगा, और भूमध्य रेखा के दक्षिण वाला जो भाग है वो साउथ हेमिस्फीयर कहलाएगा। यानी 0 डिग्री से 90 डिग्री नीचे साउथ हेमिस्फीयर और 0 डिग्री से 90 डिग्री ऊपर तक नॉर्थ हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध। तो ऐसी परिस्थिति में बीच वाला जो एक बेल्ट बनेगा वो एक ही बनेगा, लेकिन ऊपर उसके ऊपर वाला जो 3 बेल्ट बन रहे हैं तो 3 बेल्ट ऊपर भी बनेगा और 3 बेल्ट नीचे भी बनेगा। और ये बेल्ट का जो निर्माण होता है वो निर्माण होता है एयर प्रेशर के कारण, वायुदाब के। अगर वायुदाब न होता तो पृथ्वी पर इन 7 रूपों के पेटियों या 4 प्रकार के बेल्ट का निर्माण नहीं होता। क्लियर? ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? पढ़िए ऐसे कि क्लास में ही 90% बातें याद हो जाए। अगर इस रूप से आप कंसंट्रेशन बना के पढ़ते हैं हर चीज को, तो फिर आप ज्यादा विद्वान बनते हैं, ज्यादा ग्रास्पिंग होती है मस्तिष्क में। और थोड़ा सा घर पर मेहनत कर देते हैं तो फिर बम बन जाता है। क्या? अब देखिए कि बारी बारी से हम सब पेटियों का आपको अध्ययन कराने जा रहे हैं। देखिए साहब, पहली पेटी जो है उसको बोलते हैं भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इसकी स्थिति कहां पाई जाएगी? तो 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, 10 डिग्री नहीं, भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिणी गोलार्धों की जो पेटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इसका नाम याद करते हुए चलिए, इंग्लिश में दोनों। अब ये भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी बनती क्यों है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पर 2 फैक्टर काम करता है मुन्ना। एक फैक्टर आप गौर से देखिए कि इधर से एक पवन बह रही है, इधर से भी एक पवन बह रही है, और इसको हम लोग बोलते हैं व्यापारिक पवन, ट्रेड विंड। ट्रेड विंड इसलिए नहीं मान लीजिए कि नाम से का मतलब इसको व्यापारी लोग इस्तेमाल करता है। ये जब आएंगे पवन में कल ही क्लास में तो इस पर बात होगी। अभी विषयांतर हो जाएगा विषय, तो उसको कल के क्लास में पढ़ेंगे कि इसको ट्रेड विंड कहना कहाँ तक सही होगा। लेकिन यहाँ पर जो पेटी बन रहा है वो क्यों बन रहा है कि सूर्य का प्रकाश ये जो बीच का इलाका है ये वर्ष भर पड़ता रहता है। अब नतीजा क्या होता है कि यहाँ पर निम्न वायुदाब की पेटी बन जाती है। अब निम्न दाब वायु की पेटी कैसे बनती है कि आपको कल ही बताए थे कि जो वायुमंडल गर्म होता है वो जियो रेडिएशन से, भूभौमिक विकिरण से। तो जैसे ही यहाँ पर भूमि के संपर्क में जो वायु होगा तो वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो विरल हो जाएगा। अभी आप पढ़े हैं तो विरल हो जाएगा तो हल्की हो जाएगी, तो हल्की हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, हल्की वायु ऊपर उठती है और उसको नीचे जो जगह खाली हुआ है तो उसको भरने के लिए ऊपर से ठंडी वायु चली आएगी। तो इस तरीके से ये 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण के बीच में पवन नहीं चलेगा।
क्योंकि पवन कहते हैं उसको कि हवा जब क्षैतिज रूप से चले तो उसको पवन बोलते हैं। कितनी खूबसूरत। और हवा जब लंबवत रूप से चले तो उसको संवहनीय धाराएं बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट। तो यहां पर हवा जो है वो क्षैतिज नहीं चल रहा है। क्षैतिज क्यों नहीं चल रहा, वो मैकेनिज्म मैंने आपको बताया। ऊपर टेम्परेचर कितना रहता है? कहां पर? देखिए, टेम्परेचर का मतलब आप यहाँ पर ये मानिए कि नीचे की तुलना में अधिक, हाँ, नीचे की तुलना में कम, ठीक है, नीचे की तुलना में कम, तभी ऊपर वाला चला आता है नीचे, ठंडी हवा। तो इस ढंग से यहाँ पर पवन नहीं चलता है, संवहनीय धारा चलती है, और संवहनीय धारा का अनुभव आप नहीं कर सकते हैं। आपका शरीर पवन का अनुभव करता है, संवहनीय धारा का नहीं। हवा खूब चल रही है, पतला दुबला है मान लिया जाए, लिक लिक पहलवान के तरह, तो उड़ने का भी डर रहता है। आंधी में कितना आदमी उड़ जाता है कि नहीं। तो पवन चलता है तो लोग बोलते हैं कि पतला दुबला कि देखो पॉकेट में इटाऊं 18 किलो भारी कर दो अपने, नहीं तो उड़ जाता, मजाक में लोग बोलते हैं। लेकिन संवहनीय धारा बहती है तो आप ऊपर चले जाते हैं? नहीं ना, नहीं। पवन चलता है तो फेंका जाता है, लेकिन संवहनीय धारा चलता है तो ऊपर नहीं। तो ऐसी स्थिति में वायु अनुभवहीन हो जाती है। तो वायु अनुभवहीन हो जाती है तो वहां पर डोल डर्म कहते हैं, शांत पेटी, कोई हवा का आवाज नहीं, बिल्कुल शांत। और ऐसी परिस्थिति जब ये व्यापारिक पवन आता है तो ये दोनों मिल नहीं पाता है, ये भी इस डोल डर्म के कारण ऊपर उठ जाता है। कहां उठ जाता है, इसको गौर से समझिएगा, क्योंकि इससे प्रभाव डायरेक्ट इस पर आ रहा है, 30 से 35 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहां पर जब पहुंचते हैं 30 से 35 तक, तो आपसे अगर यह सवाल किया जाए कि सबसे ज्यादा तापमान कहां पर मिलेगा, 0 डिग्री पर या 35-30 पर, आपका जवाब क्या होगा? गलत। 35 का है। यही मैकेनिज्म कि ये जो डोलडर्म से हवा ऊपर उठी, तो ये उठी तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये ऊपर से एक लेयर इधर भाग गई और एक लेयर इधर भाग गई, इक्वेटर से। अब ये ऊपर भागी तो ठंडी होंगी, तो 30-35 पर आकर के नीचे निम्न वायु दाब है, तो ये उसके वजह से यहाँ पर बैठती चली जाएगी। तब क्या होगा, उपोष्ण उच्च वायु दाब की पेटियां डेवलप होगी, यानी यहां संवहनीय धारा ऊपर से नीचे की ओर चलेगी, तो यहां भी शांत पेटी का निर्माण हो जाएगा। हाँ, और यहां पर क्या होगा, इसी को हम लोग हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड? इसलिए बोलते हैं कि जब समुंदर इस लैटिट्यूड पर पहुंचता है, तो जब जहाज में पहले जब घोड़ा लेकर के लोग आते थे, तो जहाज यहाँ पर ऊपर से प्रेशर के कारण जहाज और भारी हो जाता था, हवा ऊपर से नीचे उतर रही थी। तो इस लैटिट्यूड पर 30 से 35 पे पहुंचा, तो उसके भार में इस हवा के गति के कारण और जहाज जो है वो भारी हो जाती है, जिससे जहाज डूब जाता था। तो व्यापारी क्या करते थे, कुछ घोड़ों को निकाल के समुद्र में फेंक देते, अब मार देते, जहाज हल्की हुई, हाँ ठीक है, कितना 10 घोड़ा किया जाने, जहाज तो बच गई, 100 घोड़ा बचा। तो चूंकि घोड़ों को यहाँ पर मारा जाता था किस कारण से, इसलिए इसको हॉर्स लैटिट्यूड। अभी हम व्यापारी पवन पछुआ पवन नहीं पढ़ा रहे, कल पढ़ाएंगे, अभी सिर्फ बेल्ट बता रहे हैं आपको। बात समझ में आ रही है ना? तो कल फिर ये डायग्राम बनेगा, उसमें सब ये सब पवन एक्सप्लेन होगा, अभी सिर्फ ये सब बेल्ट एक्सप्लेन कर रहा है।
अब देखिए कि ये जो उप ध्रुवीय निम्न वायु दाब की पेटी है, ये क्यों है? ये इसलिए कि इसकी तुलना में इसका वायु दाब निम्न है, इसलिए निम्न वायु दाब की पेटी। और इसीलिए हवाएं देख रहे हैं ध्रुव से उप ध्रुवीय निम्न वायु दाब की पेटी की ओर चल रही। इसका कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं, जो था यही है। तो इस प्रकार से छात्रों, हमने आज वायु दाब या एयर प्रेशर बेल्ट को पढ़ा। हम समझते हैं कि आप पूरी तरीके से बात समझ गए होंगे। घर पर जाके इसका और रिवाइज कीजिए, अच्छी बुक पढ़िए और हमेशा के लिए इसको अपना बनाइए। तब तक के लिए धन्यवाद।